कम उम्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने लॉ के अंदर पीएचडी की है। और मैंने ओपी जिंदल से ये पीएचडी रिसेंटली कंप्लीट की है और अब मैं बिट्स लॉ स्कूल में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लीगल कोर्सेज पढ़ाता हूँ। मैंने जब पीएचडी कंप्लीट की थी तब मैं 27 इयर्स का था। अब मैं 28 का हूँ। माइनॉरिटी समाज में, स्पेसिफिकली मुस्लिम समाज में, ये अंडरस्टैंडिंग है कि लीगल प्रोफेशन में झूठ बड़ा बोलना पड़ता है। एक लॉयर जब एक केस प्रेजेंट करने कोर्ट में जाता है तो वो झूठ नहीं बोलता, वो एविडेंसेस के बुनियाद पे बातें करता है। कोर्ट में जाके एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जज बन सकते हो एक एग्ज़ाम देने के बाद इंडिया में। अब लॉयर बने या जज बने या जो भी बने, एक चीज़ श्योर है कि आप एक बहुत अच्छे सिटीज़न बनोगे, जिसकी आई थिंक इंडिया को और वर्ल्ड को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोफेसर डॉक्टर सैफुद्दीन पटेल कौन है जिन्होंने महज 27 साल की उम्र में लॉ में पीएचडी की डिग्री हासिल की? जी हाँ, आपने सही सुना। सैफुद्दीन पटेल ने पूरे भारत के सबसे कम उम्र में लॉ में पीएचडी हासिल की है। प्रोफेसर डॉक्टर सैफुद्दीन पटेल ने मुंबई विश्वविद्यालय के रिजवी लॉ कॉलेज से विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के मेरिट छात्रवृत्ति पर संवैधानिक और प्रशासनिक कानूनों में एलएलएम की पढ़ाई की। उन्होंने 2020 में यूजीसी एनईटी विधि परीक्षा भी उत्तीर्ण की। उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से विधि में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्हें अपने शोध कार्य के लिए ओपी जिंदल डॉक्टरेट फेलोशिप भी मिली। उनके शोध प्रबंध का शीर्षक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक व्यवहार की मानकता है, जिसका मार्गदर्शन प्रोफेसर शिवप्रसाद स्वामीनाथन, प्रोफेसर अनुज भुवानिया और प्रोफेसर प्रीतम बरुआ ने किया था, और ये विधि सिद्धांत और संवैधानिक कानून पर केंद्रित है। हाल ही में उन्हें जर्मनी के हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जू बर्लिन में विजिटिंग डॉक्टोरल फेलो के रूप में प्रतिष्ठित डीएएडी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपना शोध प्रस्तुत किया है और प्रमुख पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित किए हैं। इससे पहले उन्होंने जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में न्यायशास्त्र, अनुबंध कानून और राजनीतिक दर्शन कर पाठ्यक्रम पढ़ाने में सहायता की है। उनकी शोध रुचियां विधि सिद्धांत, संवैधानिक कानून और विधि इतिहास में है। तो आइए जानते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर सैफुद्दीन पटेल ने बीके टाइम्स न्यूज़ पर क्या कहा। बीके टाइम न्यूज़ लाइव, और इस वक्त अभी हमारे साथ में मौजूद है जो प्रोफेसर एडवोकेट सैफुद्दीन पटेल सर, जो सबसे कम उम्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने लॉ के अंदर पीएचडी की है, हमारे साथ में मौजूद है पटेल सर। सर, सबसे पहले बीके टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। सर, किस तरह आपका ये सफ़र रहा, आपने जो है मुकाम हासिल किया? तो शुरुआत तो ऐसे हुई कि हमारे दादा एक टीचर थे। उसके बाद हमारे वालिद साहब ने भी वकालत की है, हमारे चाचा जान ने भी वकालत की है। तो इंटरेस्ट था एक लीगल स्टडीज़ में और लॉ पढ़ने में। तो हमने एक बार बोला वालिद साहब को कि हमको भी वकालत पढ़ना है, इंटरेस्ट है। तो हमने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली बीएलएस एलएलबी डिग्री में। 5 इयर्स डिग्री होती है लॉ की, तो हमने वो कंप्लीट की। उसके बाद मास्टर्स के लिए हम सिम्बायोसिस पुणे गए, जहाँ मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में मास्टर किया। मेरा रिसर्च टॉपिक जुडिशल अकाउंटेबिलिटी था। क्यों इंडिया की जो हायर जुडिशरी है वो अकाउंटेबल नहीं है आज इन वेरियस वेज। वही सेम टॉपिक को आगे लेते जाते मैंने मेरा पीएचडी का थीसिस लिखा उस पर, जिसका टाइटल था नॉर्मेटिविटी ऑफ जुडिशियल बिहेवियर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो एक थियोरेटिकल लेंस एक्सप्लेन करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों अनप्रेडिक्टेबल है, वो क्या फैक्टर्स है जो हमको अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं। और मैंने ओपी जिंदल से ये पीएचडी रिसेंटली कंप्लीट की है और अब मैं बिट्स लॉ स्कूल में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लीगल कोर्सेज पढ़ाता हूँ। सर, किस तरह जो है अभी देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर आप सबसे पहले एक, आपकी उम्र कितनी है फिर भी? मैंने जब पीएचडी कंप्लीट की थी तब मैं 27 इयर्स का था। अब मैं 28 का हूँ। देखा जाए तो सबसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है आप सबसे कम उम्र के पीएचडी करने वाले हैं। किस तरह आपने इसको सोचा? अभी की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर देखा जाए तो सिर्फ मोबाइल ही में लगी रहती है, उनको आगे की सोच के बारे में, ये फील्ड के बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं रहता है। आपने किस तरह सोचा और समाज को किस तरह से मैसेज देंगे सर? पहले तो मोबाइल का और टेक्नोलॉजी का जहाँ तक के ताल्लुकात है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मोबाइल बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन अगर आपको वो चीज़ को संभालना आता है, वो चीज़ को अपने
बेटरमेंट के लिए यूज़ करना आता है तो वो एक टूल बनेगा आपके सक्सेस में। लेकिन आपको अगर वो टूल का यूज़ किस तरीके से करना है वो नहीं पता है तो जो हम देख रहे जनरेशन में वो जो स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और अटेंशन स्पैन्स कम हो रहे हैं, उसका एक मेजर रीज़न मोबाइल फ़ोन्स है। तो मोबाइल फ़ोन एज सच प्रॉब्लम नहीं है, उसका यूज़ किस तरीके से मॉड्यूलेट किया जाए ये एक चैलेंज है। दूसरा सवाल जो रहा कि लीगल स्टडीज़ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं या क्या और कर सकते हैं, तो माइनॉरिटी समाज में स्पेसिफिकली मुस्लिम समाज में ये अंडरस्टैंडिंग है कि लीगल प्रोफेशन में झूठ बड़ा बोलना पड़ता है। ये शायद कई एरियाज़ में सच होगा लेकिन ये लीगल स्टडीज़ की पूरी सच्चाई नहीं है। एक लॉयर जब एक केस प्रेजेंट करने कोर्ट में जाता है तो वो झूठ नहीं बोलता, वो एविडेंसेस के बुनियाद पे बातें करता है। वो लूपहोल्स फाइंड करता है एविडेंस में, किस तरीके से आप कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर सकते ये केस और किस तरीके से उसके क्लाइंट को बचाया जा सकता है। लीगल स्टडीज़ में या लॉ में एक फेज़ है कि यू आर नॉट गिल्टी, you cannot be punished unless you're proven completely guilty. So एक लॉयर का काम ये होता है कि वो एविडेंसेस में लूप होल्स फाइंड करे और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करे कोर्ट में कि वो कंक्लूसिव आंसर बन जाए। तो झूठ बोलना ये ओनली काम नहीं है लॉयर्स का। लॉयर्स और बहुत सारे चीज़ें करते हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बड़ा हाथ लॉयर्स का था। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इंक्लूडेड है, उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूडेड है, उसमें महात्मा गांधी भी इंक्लूडेड है, और उसमें ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपने लीगल स्टडीज़ का इस्तेमाल करते हुए भारत को फ्रीडम दिलाई। तो ये एक एवेन्यू हुआ लॉ का। बहुत सारे एवेन्यूज़ है। एक तो है कि आप कोर्ट में जाके एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जज बन सकते हो एक एग्ज़ाम देने के बाद इंडिया में। अब उसका सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग चेंज किया है कि आपको 3 साल का प्रैक्टिस लगेगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर लीगल स्टडीज़, और उसके बाद आप जज का एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आप डायरेक्टली जज बन सकते हो। और उसके बाद अगर आपको पब्लिक पॉलिसी में काम करना है, जिस तरीके से गवर्नमेंट या कुछ कंपनीज़ आपसे लीगल एडवाइसेस लेती है, ये काफ़ी बूमिंग फील्ड है। पब्लिक पॉलिसी के अंदर एक लॉयर को अब ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। पहले ये होता था कि पब्लिक पॉलिसी के इंडिपेंडेंट कोर्सेज हुआ करते थे, अभी भी है, लेकिन अब इस तरीके से हो रहा है कि लॉयर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है बिकॉज दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड द लीगल सिस्टम। तो ये कुछ जॉब्स है। उसके बाद आप टीचिंग जॉब में आ सकते हो, आप एक प्रोफेसर बन सकते हो अगर आपने UGC नेट एग्ज़ाम क्लियर किया है और आपके पास मास्टर्स डिग्री है, तो आप एक प्रोफेसर बन सकते हो। आज जो इंडिया का प्रोफेसर का UGC पे स्केल है वो एक IAS ऑफिसर से भी थोड़ा ज़्यादा है। सो ये एक मिथ है कि प्रोफेसर्स आर नॉट पेड हैंडसमली इन दिस कंट्री। प्रोफेसर्स आर पेड a decent amount and it's a noble profession. So you should enter legal studies not thinking that you will only become a lawyer or a judge. There are various avenues that can be explored. और ये सब कुछ अगर नहीं भी अचीव हो पाता तो एक श्योरिटी है कि अगर आपने आपका लीगल स्टडीज़ कंप्लीट किया है तो आप एक बेहतर सिटीज़न बनोगे कंट्री के। आपको आपके हक पता होंगे, आपको आपके राइट्स पता होंगे, और अगर आपके अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट इनजस्टिस होता है जो आप देख रहे हो, आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा के उसको जस्टिस दिलाने की क्षमता रख सकते हो। तो आप शायद लॉयर बने या जज बने या जो भी बने, एक चीज़ श्योर है कि आप एक बहुत अच्छे सिटीज़न बनोगे, जिसकी आई थिंक इंडिया को और वर्ल्ड को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे माइनॉरिटी समाज के लिए ये मैसेज होगा कि जितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमारा कंट्री में है, उतना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन in the workforce, in the job market, in the administrative spheres, in the legal spheres, in judiciary, in so-called class 1 posts हमारा नहीं है। सो एडुकेशन की तरफ मुझे लगता है कि ख़ास ध्यान देना माइनॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पे।
क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मेजॉरिटी कुछ माइनॉरिटी के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, जो कि वर्ल्ड में हर जगह देखा जाता है, लेकिन माइनॉरिटी को अगर स्टैंड अप करना है अपने राइट्स के लिए, तो एजुकेशन एंड नॉलेज इज़ द बेस्ट टूल दैट यू कैन डिप्लॉय अगेंस्ट द मेजॉरिटी. मेजॉरिटेरियनिज्म भी जहाँ होता है, उनको भी लीगल रूल्स के थ्रू गवर्न होना है, वो भी लीगल रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते. सो अगर आपके अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है, पर आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक है उसके अगेंस्ट, तो आप आपकी आवाज़ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं भी उठा सकते हो. आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर रहा है गवर्नमेंट. वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, वो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो सकता है. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो ऑन एनी गिवन डे, सुप्रीम कोर्ट सैटरडे संडेज को हियरिंग किया है. सो अगर ये राइट आपके पास है, तो पहला ये है कि आप उस राइट को जानिए. दूसरा ये है कि आप उस राइट को एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो वो आप समझिए. पहला स्टेप होता है कि आपको ये पता चले कि आपके पास वो हक है. वो हक को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो दूसरा स्टेप है. जहाँ तक मैंने देखा है, मुस्लिम्स को अपने हक नहीं पता है, माइनॉरिटीज़ को अपने हक नहीं पता है. हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है आज के, वो फर्स्ट 2 पेजेस में प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताते हैं बच्चों को, लेकिन वो जो इनग्रेन थॉट जो होना चाहिए स्टूडेंट्स में या कम्युनिटी में फ्रॉम अ यंगर एज, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लैक कर रहा है इंडिया में. तो राइट्स है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हमें बहुत सारे राइट्स दे के गए, जिसको हम रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे. आर्टिकल 25 एक राइट है, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन. उसका एक अगर हम नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ले तो हमको समझ में आएगा कि जो इंडियन सोसाइटी में आज हो रहा है, दैट कैन बी क्वेश्चनड ऑन द टचस्टोन ऑफ आर्टिकल 25. हमारे पास एक स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल 29, जो कल्चरल राइट्स के बारे में बात करता है. तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू टेक एज माइनॉरिटी is that we educate ourselves, educate our children, and try to strive towards a society where we can take care of ourselves without depending on external forces. तो क्या मैसेज देंगे जो लॉ में जाना चाहते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं लीगल थियोरी में ज़्यादा काम करता हूँ. 1523 में एक लीगल फिलोसोफर एक दुनिया में आए जिनका नाम था रेने डेकार्ट. उन्होंने एक फेमस लाइन दी थी जो शायद बाकी आपके व्यूअर्स रिलेट करेंगे, कॉगिटो एर्गो सम. इसका मतलब होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम. जब उनको पूछा गया कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस क्या है, किस तरीके से हम बता सकते हैं कि हम जिंदा है या हम ह्यूमंस है, उन्होंने कहा कॉगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम. मतलब अगर आप सोचते हो तभी आप जिंदा हो, वरना आपका एग्जिस्टेंस प्रूव करना मुश्किल है. तो मैं जिस तरीके से देखता हूँ अभी लीगल स्टडीज़ को या एजुकेशन फील्ड को, मैं ये देख रहा हूँ कि हमने सोचना बंद कर दिया है. थिंकिंग कैपेसिटीज़ को कंस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ओवर टाइम. रीडिंग स्पैन्स और अटेंशन स्पैन जो एक टाइम था वर्ल्ड में 45 मिनट्स था, वो अब लेस देन 20 मिली सेकेंड हो गया है. इसके वेरियस फैक्टर्स है. सोशल मीडिया एक फैक्टर है, रील्स स्क्रॉलिंग एक फैक्टर है, शॉर्ट मूवीज़ एक फैक्टर है. लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है, या लोग सस्टेन नहीं कर पाते एक लंबी किताब की. एंड में इसके अब क्या होगा, क्विक रिजल्ट्स चाहिए, पता करना है जल्दी से कि क्या होगा इसमें, और ब्रेन भी उस तरीके से खुद को अट्यून कर रहा है. तो जाने अनजाने में हमने वेरियस फोर्सेस को हम पे इम्प्लीमेंट होने दिया है, और उससे हमारा जो एबिलिटी टू थिंक है, एबिलिटी टू एनालाइज, टू क्रिटिसाइज, टू बी श्योर अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड टू परस्यू इट टू अ लेवल वेयर यू कैन कंक्लूसिवली प्रूव समथिंग, वो बहुत कम हो गया है. मैं जब मेरे सीनियर प्रोफेसर्स को देखता हूँ, उनका मुझसे भी बहुत ज़्यादा है. तो एक ओवर अ जनरेशन वो कम होता जा रहा है. तो मेरा मानना है कि रोल ऑफ एन एडुकेटर और रोल ऑफ अ स्टूडेंट शुड नॉट बी कि हम बच्चों को ये बताएं कि हम उनको व्हाट नॉलेज दें कि ये क्या है या व्हाट इज़ दिस और व्हाट इज़ दैट. हम उनको वाइज क्वेश्चन करना सिखाएं कि अगर ये ऐसे है तो ये क्यों है, ये अगर मुझे पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये अगर इस तरीके से हो रहा है तो क्यों हो रहा है.
तो जब हम रीजनिंग में जाएंगे चीज़ों के, तो आई थिंक हम एक कंस्ट्रिक्टेड सोच के बाहर निकलेंगे। एक इंडिपेंडेंटली थिंकिंग इंडिविजुअल जो होता है, जो मैंने बोला बेटर सिटीजन्स इंडिया को क्रिएट करना है, हम बेटर सिटीजन्स तब बनेंगे जब हम सोच पाएंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है और हमारे समाज के लिए क्या बेहतर है। तो अगर वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो उसके साथ हम चेंज के साथ कैसे उसको अडेप्ट करें, और ये हो सकता है अगर हम सोचे चीज़ों के बारे में। एक दौर अब आ रहा है कि जो चीज़ हम नहीं सोच पा रहे या समझ पा रहे हैं वो हम एक्सटर्नल सोर्सेस पे छोड़ दे रहे कि ये गॉड गिवन है, या ये ऐसा ही है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करना सीखते हैं तब डिस्कवरीज होती है कि ये अगर ऐसा है तो ये क्यों है। अगर ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है तो रेने डेकार्ट ने क्यों बोला कि वो यू थिंक देयरफॉर यू आर। हम बाकी एनिमल स्पीशीज़ से अलग है क्योंकि हम सोच सकते हैं। अशरफुल मखलूक़ात जिसको बोलते हैं, वी आर द मोस्ट लर्नेड स्पीशीज़, इट इज़ बिकॉज वी हैव अ ब्रेन एंड अ थिंकिंग ब्रेन। अगर हम वो कंस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वी आर नॉट बेटर देन एनी अदर लिविंग स्पीशी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के जनरेशन में थिंकिंग कंस्ट्रिक्ट की जा रही है थ्रू वेरियस सोर्सेज। जो कंटेंट हम कंज्यूम भी करते हैं वो कंटेंट ऐसा है जो हमें थिंकिंग के लिए प्रोवोक नहीं करता है, वो हमें बता देता है कि ये सही है और ये गलत है, और हम उसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं और वो प्रोपोगेट भी करते हैं कि ओ हमने तो ये सुना है यही सही है। आपने किस सोर्स से वो चीज़ सुना है? जिसने आपको कहा है उसने किस सोर्स पर रिलाई करके आपको कहा है? क्या उसने इनफ पढ़ा है उसके बारे में, या ये उसका लाइफ एक्सपीरियंस है, या उसका हंच है कि ये चीज़ें इस तरीके से होगी? तो अगर मैं एक चीज़ को नेल डाउन कर पाऊँ आज के ज़माने में कि स्टूडेंट्स को क्या बेटर करना चाहिए, इज़ टू क्वेश्चन एंड टू थिंक, ऑलवेज आस्क द वाई क्वेश्चन। इसका कॉन्वर्स फॉर पीपल हु आर एडुकेटिंग स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के लिए, नेवर आस्क अ चाइल्ड द व्हाट क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछना रोट लर्निंग की तरफ जाना है। आप उनको पूछिए कि ये सिचुएशन है, ये क्यों है ऐसे। तो जब आप वाई क्वेश्चन पूछेंगे तब हर बच्चा आपको एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देगा। वो सिर्फ जो नोट्स में लिखा है वो नहीं लिखेगा, वो अपना दिमाग यूज़ करेगा, वो अपना आंसर को जस्टिफाई करेगा, और वो जब ये चीज़ करेगा वो इंडिविजुअली सोचेगा। जब वो सोचेगा दैट मीन्स ही इज़ डेवलपिंग एज अ ह्यूमन, ही इज़ डेवलपिंग अ साइकी, अंडरस्टैंडिंग एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, और वो हमको कलेक्टिवली सोसाइटी को एक बेटर स्टेट पे लेके जाएगा। सो बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल्सो पेरेंट्स, प्रोफेसर्स, वी आर ऑल स्टूडेंट्स इन दिस वर्ल्ड। तो यही मैसेज है स्टूडेंट्स को कि सोचिए और सोचना बंद मत कीजिए, और जो भी चीज़ आपको सोचने से परे कर रही है उसे थोड़ा सा सोच के दूर रहिए।